Okay. Today our lecture number 5th of moving charges and magnetism. Right? As I told you in the starting, बेटा ये वाला जो लेक्चर है ना, ये हमारा थोड़ा सा कैसा जाएगा, थियोरेटिकल जाएगा. ठीक है? So be prepared for that. Let's start. कल हमने एक एनालॉजी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने मैग्नेट डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंपेयर किया था. राइट? याद है आपको? हाँ या ना करो. ठीक है. आज ना हम थोड़ा सा वो चीज पढ़ेंगे जो याद करो अगर आपने लाइक क्लास 10th में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना? साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ पढ़ा था. यस मैम. ठीक है. आई कैन सी योर मैसेजेस. ठीक है, अब आप लोग अपना चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो भी कुछ पूछना है बोलना है. सो द बेसिक थिंग इज कि आज हम देखेंगे कि कैसे करंट लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. और बहुत ज्यादा इसके पीछे साइंस नहीं है. सिंपल सी चीज ये है कि जो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक मैग्नेट के थ्रू दिखता है वही एक करंट लूप भी दिखाती है. अब दिक्कत ये है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा करंट लूप और किस डायरेक्शन में करंट कुड बी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? करंट क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है. सो द क्वेश्चन इससे कैसे पता चले कि लूप के अकॉर्डिंग कौन सा पोल है, साउथ पोल की नॉर्थ पोल. तो उसके लिए एक छोटा सा ये ट्रिक है कि साउथ पोल के लिए पहले आप एस बनाओ. एस के ये जो एरोज हैं, राइट, दीज एरोज वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. समझ रहे हो? कोई आपको लूप दी हुई है, उसमें इस तरीके का करंट फ्लो हो रहा है, आपको जानना है कि ये कौन सा पोल बनेगा. तो आप देखो कि उसमें साउथ पोल वाली सिचुएशन बैठ रही है या नॉर्थ पोल वाली बैठ रही है. ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो. ये एक छोटी सी ट्रिक होती है ये जानने के लिए कि कौन सा पोल किस करंट के डायरेक्शन में हमारा बना हुआ है. इज दैट कूल? हाँ या ना? आवाज आ रही है क्या? यस मैम. ठीक है. मैम थोड़ा सा एक बार दोबारा से ओके. बता दो. हाँ ठीक है. देखो, एक सिंपल सी बात की थी हमने. एक मैग्नेट देखिए ना, मैग्नेट में कैसे होता है, किस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो चीजें हम कंपास रख के ऑब्जर्व करते थे जब हम 10th में थे. तो वही चीजें हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको एक करंट लूप दिया, एक लूप दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. करंट कुड फ्लो इन टू डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब दिक्कत ये आती है कि हम करंट लूप को, ये तो पता चल गया कि चलो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बट हम कैसे पता करें कि कौन सा पोल उसमें बना हुआ है एज पर द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग. तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा एक ट्रिक होता है. आप उसमें साउथ और नॉर्थ बना के देखो. ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से आपको वहां पे करंट दिख रहा है तो आप ऐसे कर लो. जैसे कि आप नॉर्थ में देखो, जब भी नॉर्थ पोल बन रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज करंट जा रहा है. देख पा रहे हो ये वाली चीज? यस मैम. मैम ये जो ट्रिक लिखा है ठीक है. आपने उसके जो नीचे है ये नॉर्थ के लिए है ना? हाँ देखो, ये एन बना हुआ है ना, काइंड ऑफ. देखो ऐसे, और ये इधर से एन बना दिया, इधर से ये एन. दिस इज समथिंग व्हाट इट लुक्स लाइक. ओके ठीक है, ये मैम. ऐसा कुछ बना हुआ है. साउथ पोल के लिए ऐसा जा रहा है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल के साथ एसोसिएट करता है और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ के साथ. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट को आप आई ए करके लिखते हो. अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यही चीज एन आई ए हो जाएगी. ठीक है, जिसमें आई करंट और ए एरिया होता है. ठीक, इसे आप याद रखोगे. एक सिंपल सा फॉर्मूला है. अब इसकी बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक लूप इस तरह से रखिए, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता लगाना है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा. बताओ बेटा.
देखो एक बारी हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस थिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। एरिया एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × पाई और रेडियस कितनी बेटा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 18 पाई। तो यहाँ आंसर आया मैग्नीट्यूड वाइज। बट व्हाट इफ आई वांट डायरेक्शन आल्सो? डायरेक्शन कैसे निकालें? तो एक बात मुझे बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता किस तरफ है? ये चीज बताओ, मैग्नेटिक क्या मोमेंट का डायरेक्शन। हाँ, मैम क्या बताना है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, जब मैंने आपको मैम साउथ से नॉर्थ की तरफ। वेरी गुड रिया, साउथ टू नॉर्थ होता है। अब यहाँ पे बताओ, इस लूप में कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बन रहा है। तो यानी कि डायरेक्शन क्या थी? साउथ से नॉर्थ। तो ये बाहर आ रहा होगा ना, इस तरह से, राइट? यस मैम। एंड दिस इज योर जे वेक्टर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर पकड़ लो। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, राइट? वैसे तो कोशिश करो आप मैग्नेटिक मोमेंट को ही निकाल लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, बट आप एरिया वेक्टर से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैम ये जे वेक्टर कैसे आया? बेटा वाई एक्सिस में आ गया ना। अच्छा, ओके मैम। इधर बताओ, यहाँ पे फिर से आपको एक लूप दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप है क्योंकि एक साइड 2 मीटर, एक साइड 3 मीटर है। अभी फिर से आपसे मैग्नेटिक मोमेंट जानने की कोशिश करेंगे, बताओ क्या आएगा। एक मिनट रुकना, फिर वाले कर लो तुम। यहाँ अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, इस तरह से होगा ना, राइट? तो इट वुड बी माइनस जे कैप। देखो एरिया वेक्टर तो क्या है, 2D बॉडी हाँ होती है। मैम, क्योंकि नॉर्थ के अंदर आता है ना हाँ और साउथ से निकलती है। एग्जैक्टली, और एरिया तो ना 2D वेक्टर होता है, तो मतलब 2D जो एरिया होता है उसका वेक्टर किन्हीं भी दो डायरेक्शन में हो सकता है। ये प्लस जे कैप भी वैलिड है और माइनस जे कैप भी वैलिड है, इसलिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पता होना जरूरी है, ठीक है। इट्स माइनस जे कैप। ओके मैम। हाँ अभी ट्राई करो ये वाला। मैम इसका जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? देखो मैम अपोजिट है साइड्स। कोई नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है आई ए वेक्टर। करंट कितना है? 1 एम्पियर। एरिया कितना हो गया? 2 × 3 6, है ना। अब इसका हमें लूप देखना है, कौन सा पोल बन रहा है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है यानी कि यहाँ साउथ पोल बन रहा है, तो साउथ से नॉर्थ यानी कि इस तरफ अंदर जा रहा होगा, राइट? तो माइनस के कैप, माइनस का 6 के कैप आंसर आ गया।
नेगेटिव क्यों है? मैम वो जो मतलब जैसे अपोजिट साइड्स है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है ना वो, फोर्स पर की यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आती है वो चीज, राइट? यस मैम। ठीक है, देखो अब बस इसमें ना यही एक दो क्वेश्चन थे, इसके बाद मस्त थ्योरी चलेगी बैठ के हमारी आराम से। लेट्स सी। The first thing is magnetic dipole moment of a rotating electron. याद करो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक थ्योरी होती है हमारे पास, बोहर का मॉडल होता है, राइट? इसमें बोहर ने बहुत सारी बातें इलेक्ट्रॉन को लेकर करी है। आज की केस में ना हम थोड़ा सा उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में, ठीक है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक प्रोटॉन के चारों तरफ एक ट्रेजेक्टरी में, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बेटा, उसके अपोजिट आपको करंट मिलेगा। चीज तुम्हें पता ही है, नॉर्मल सी चीज है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, ये चीज भी हमें पता है ना? हाँ या ना? यस मैम। ओके, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम को mvr भी लिख सकते हैं, राइट? यस मैम। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, E/T, है ना? T क्या है, 2πr/v। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये चीज हमने अभी मैग्नेटिक फोर्स का जब केसेस पढ़े थे तब डिस्कस की थी, ठीक है? तो चीजें वहीं से आ रही हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप देखो ऐसे समझ लो, एक सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, है ना? मूव कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, v। तो जब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करोगे तो आपको ऑब्वियसली टाइम ही मिलेगा। इज दैट ओके? हाँ या ना करते चलो। यस मैम। ठीक है, आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो और फिर फाइनली हमने आई का वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में पुट कर दिया, एरिया पुट कर दिया, एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू EVR/2। अगर मैं ऊपर m से मल्टीप्लाई और नीचे m से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये EL/2m मिल जाएगा, जो ज्यादा सही है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमें पता होता है, तो हमें उसके टर्म में आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, इट्स इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्रेशन मतलब डायरेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से इलेक्ट्रॉन, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स EL/2m, ठीक? हाँ या ना? इस चीज में किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। मैम एक मिनट ये स्लाइड बताना। क्या बेटा? मैम अभी स्लाइड मत हाँ हाँ बताना। हाँ हाँ, जस्ट लेट मी नोट, ये जब मैं मत पढ़ लूँ। मैम एक बार और बता दो। एक बार आप बताओ, ठीक है? देखो, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? बेटा ई होता है ना, तो हमने I इज इक्वल टू E/T रख दिया। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr, तो 2πr/v आ गया। ये सारी वैल्यूज आपने I में पुट करी और I की वैल्यू उठा के आपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में रख दी, ठीक है? आपको पता है सर्कुलर एरिया कितना होता है, πr², ठीक है? ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करके EVR/2 आ जाएगा, राइट? बस मैंने यहाँ पे क्या करा, m से ऊपर मल्टीप्लाई और m से नीचे डिवाइड कर दिया, सो दैट आई कुड गेट mvr। mvr क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? बस एक ये चीज मैंने करी और देखो मुझे EL/2m मिल गया। अभी सही है? यस मैम। ओके, मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड लगाना, बस एक सेकंड हाँ के हाँ लिए। ओके मैम। ठीक है। Okay, now let's come to the next point. अब अगेन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमको उसका डायरेक्शन भी चाहिए रहता है। तो मैग्नेटिक
वाले चैप्टर में ना आप राइट हैंड का ही यूज करने वाले। यहाँ पे क्या करना है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल कर लो, ठीक है। और थंब आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम की। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पिछला एग्जाम्पल लूं तो उसमें जो पार्टिकल था, ध्यान रखना मैंने करंट को नहीं बोला है, पार्टिकल को बोला है। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था, ये सुन लो, राइट। तो राइट हैंड उठाओ, उसकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। तो दिस थंब जो कि अभी मेरी तरफ आ रहा है, दैट वुड गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. मैम ये आउटवर्ड समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। ओके, आप एक काम करो, जिस जो ये आपको लूप दिख रहा है, इस लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल करो, करो, राइट। अब बताओ थंब किधर की तरफ आ रहा है? यस मैम, अपने तरफ आ रहा है ना? तो आउटवर्ड हो गया ना, सिर्फ बाहर आता हुआ। क्या बेटा? कर देना। एक बार रिपीट कर दो, राइट। मैम, अगर अपनी तरफ आ रहा है तो इन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मैम नहीं, मैं कह रही थी राइट हैंड है ना। हाँ, राइट हैंड से करना है बेटा। आउटवर्ड आ रहा है। अब ये देखो ना, आप प्लेन पे रिंग समझो, प्लेन पे लूप समझो, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिसपे भी आप देख रहे हो, उससे बाहर की तरफ ही तो आ रहा है। इनवर्ट तो ऐसे ही आएगा, जब उल्टा मतलब क्लॉकवाइज करंट जाए तब इनवर्ट आएगा, ठीक। यस मैम, आप समझ आ गया। ठीक है। और हाँ, एक ये चीज, अभी मैग्नेटिक मोमेंट आपने कितना निकाला था, EL/2m। तो यहाँ से आप ये चीज भी निकाल सकते हो, राइट। ये चीजें मतलब क्वाइट ऑब्वियस सी हैं, आपको हर बार बताने की जरूरत ना पड़े, आप खुद समझ जाओ कि एक एक्सप्रेशन से आप कितना कुछ निकाल सकते हो। तो ये सही है ना, याद रखना इस चीज को भी। लेट्स कम टू दी बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बारे में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम के बारे में चीज चाहिए वो ये चाहिए कि बोहर साहब बोलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 का, where h is Planck's constant। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब हमने प्रीवियस फॉर्मूले में वही वैल्यूज पुट कर दी। हमने एक रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था EL/2m, एल की जगह हमने इस बार NH/2 पुट कर दिया और हमें ये फॉर्मूला मिल गया, m is equals to NEH/4πm। बेटा अगर n का सबसे छोटा वैल्यू आप n की वैल्यू 1 रख दो, इट वुड गिव यू द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। तो ये भी आपको याद करना है, इट इज इंपॉर्टेंट। अगेन, द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन, और वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आता है और EH/4πm आता है। इज दैट कूल? Yes, ma'am. एक ये क्वेश्चन करो, आपको एक नॉन कंडक्टिंग रिंग दी है, R रेडियस m मास की, प्लस Q चार्ज जो है इस पर टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पर। आपको ये फाइंड आउट करना है, करो एक बार ट्राई।
गुड जनीशा. वेरी गुड मुस्कान बेटा. ट्रेना, दैट्स वेरी कूल. सभी का आ गया. सरस्वती, रिया, कृतिका, वर्षा, बताओ आप लोग. मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा. ओके, कोई नहीं, वी विल डू इट टुगेदर. देखो, सबसे पहले ना करंट निकालो. Q बाय T. Q कितना है हमारे पास? चलो, हमें प्लस क्यू दे रखा है, कोई इशू नहीं. टाइम पीरियड ऐसे भी निकाला जा सकता है. क्या आ जाएगा आपके पास? Q ओमेगा बाय 2 पाई. इज दैट ओके? अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो इट विल बिकम आई ए. आई की जगह आप Q ओमेगा बाय 2 पाई रख सकते हो. और एरिया कितना हो गया बेटा? स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? नो मैम. ठीक है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा अपने पास? Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2. तो मैग्नेटिक मोमेंट तो मेरे पास आ गया. अब नेक्स्ट चीज है L निकालना, विच इज I. देखो, आप कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था, लेकिन बेटा ये एक पार्टिकल के केस में ओके है, ठीक है. बट जब हम इसको कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए लेके जाएंगे तब हमको L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा कंसिडर करना पड़ता है ना. इनर्शिया निकालते हैं, याद हो तो. ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चीज पहुंच गया है ना. तो रिंग का इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर ओमेगा. बस अब आपके पास m भी है, l भी है, कर दो इसको सॉल्व. कितना आया था l हमारे पास? q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mr स्क्वायर ओमेगा. अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यू विल गेट q बाय 2m. ठीक. ओके, इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज mr स्क्वायर. तो दिक्कत किसी को? नो मैम. ठीक है. मैम एक बार सॉल्यूशन दिखा दो फिर से ऊपर से. हाँ, हाँ मैम, हो गया. मैम आपने ऊपर टी का फॉर्मूला क्या बताया था? t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. मैम इससे पहले जो आपने बताया. क्या जो पहले लिखा था वो उस क्वेश्चन के हिसाब से 2 पाई r/v था. ये यहाँ था, ये रहा. ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो गया. याद रखना कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल की बात करोगे तब आप r क्रॉस p, उस पार्टिकल का मोमेंटम, उस पार्टिकल का पोजीशन, ये सब डील कर सकते हो. जब एक कॉन्टिन्यूस बॉडी आ जाए, कॉन्टिन्यूस चार्ज आ जाए, तब हम पूरी बॉडी के हिसाब से एट्रीब्यूट्स लेते हैं. तो आई ओमेगा. ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम. यस मैम. ठीक है. अब हमारी सिर्फ थ्योरी चलेगी, और ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इसी का मतलब यही चीज बोलेगा. गैल्वेनोमीटर होता क्या है कि एक कॉइल है, जैसे कि ब्लू कॉइल आपको दिख रही है, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा. इस टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, जीरो एंगल. इन सच केसेस द टॉर्क इज जीरो. ठीक है, इस केस में टॉर्क जीरो हो गया. अब नेट फोर्स जीरो है, ये चीज आप पिछले लेक्चर में अच्छे से कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू डील कर चुके हो, है ना. यहाँ नेट फोर्स एक क्लोज लूप में ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो. पढ़ा है ना हमने कल? यस मैम. तो बस,
तो यानी कि इतनी चीज तो मुझे समझ में आती है कि अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल चाहिए, तभी टॉर्क आएगा। अब यस मैम। ध्यान से एक चीज समझते हैं। वैसे भी इसमें एक बड़ी मतलब नॉर्मल सी बात रखिए कि जो सारी फोर्सेस हैं ये स्ट्रेचिंग नेचर की, लूप को स्ट्रेच करना चाह रही हैं, ठीक है। रोटेटिंग इनमें से कोई नहीं है। रोटेटिंग कौन वाली फोर्सेस होती है? जो कपल्ड फोर्सेस होती है, इक्वल एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन, रिमेंबर? यस मैम। ठीक है। तब हमने क्या करा कि कॉइल को हल्का सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, है ना, टिल्ट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच थीटा एंगल है। अब यहाँ पे टॉर्क आएगा, और टॉर्क कितना आएगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टॉर्क इज m क्रॉस b, ठीक है। तो ये खुल के कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। बेटा मैंने आपको बताया था m को आप NIA लिख सकते हो, तो इट विल बिकम NIAB साइन थीटा, ठीक है। एक नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक है तो IAB साइन थीटा। ये चीज समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। देखो अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आपने पढ़ा था तब आपने पढ़ा था नेट टॉर्क इज P क्रॉस E। P की कॉरेस्पॉन्डिंग M पढ़ा है आपने, E की कॉरेस्पॉन्डिंग B पढ़ा है, तो टॉर्क वुड बी M क्रॉस B, राइट। सिमेट्री लगातार चल रही है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, cool। बाकी साइन थीटा के हिसाब से आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बता दी कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा हो 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो आपको पता है बेटा कि फोर्स 0 हो जाएगी और टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा 0, राइट। तो बस आपको मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस वाले लेक्चर से ना, जो अभी हमने पढ़ा, इससे ये चीज लेके चलो कि टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, राइट। इसको आप NIAB साइन थीटा लिख सकते हो, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A इज एरिया वेक्टर या एरिया मान लो फिलहाल, B इज मैग्नेटिक फील्ड, and this theta is angle between M and P. Is that okay? ये चीज आप समझ गए? किसी को नोट करना है कुछ तो मैं रुकूं, लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज है तो नोट कर लो, ज्यादा बेहतर है। कर रहे हो? यस मैम। कहाँ से करना है, लाइक यहाँ से? मैम ये तो है, नीचे का कर दो थोड़ा। अच्छा, मैम यहाँ से करना है, ओके। मैम इससे ऊपर वाली जो स्लाइड में लाइन है ना लास्ट की, वो रह गई थी। लिख लो। मैम अब आप आगे कर दो। एक जगह कैपिटल है और एक जगह स्मॉल है, दोनों एक ही है ना क्या बेटा? मैम? एक जगह कैपिटल एम लिखा है आपने, एक जगह हाँ स्मॉल हाँ, एम दोनों लिखा एक, जो मैं एक जैसे ही लिख देती हूँ। मैम हो गया। ठीक है, ये समरी सी हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि टॉर्क क्या होगा, कैसे होगा।
मैम ये थीटा वाले केसेस बताना जब थीटा 0 होगा, m पैरेलल b करके आपने देखो लिखा है। कभी भी आपको थीटा वाला केस देखना हो ना, तो हमेशा ये देखो कि आपकी एक्सप्रेशन में थीटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चल रहा है। हमारी इस इक्वेशन में थीटा साइन लेके चल रहा है ना, साइन थीटा। अब जो भी थीटा से रिलेटेड आपको कुछ भी स्पेशल केसेस स्पेशल सिचुएशंस मिलेंगी, वो साइन थीटा को फॉलो जरूर करेंगे। अब एक बार बताओ, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। यस मैम, कब होता है ये? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने एक बार कॉइल ले ली तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, उसमें आप करंट वेरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, एरिया फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, तो वेरी क्या कर रहा है? साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपको एक सिचुएशन थी। दूसरा, अगर ये पैरेलल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, या एंटी पैरेलल, दोनों ही सिचुएशन में दोनों के बीच थीटा जब 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री हमें पता है कितना होता है? 0 होता है, राइट? यस मैम। और कभी अगर आपको साइन की वैल्यूज याद ना रहे ना, एंगल वाइज ऐसा हो जाता है, तो आप साइन वेव याद रखा करो। साइन वेव तो हमने पढ़ी हुई है ना, कि साइन दिखने में ऐसा होता है यस मैम। है ना। अब देखो इस पे आप एंगल्स ड्रॉ कर लो। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, इट इज 360 डिग्री। ऐसा ही सिमिलरली आप कॉस का भी कर लो। कॉस की वेव ऐसी होती है ना। फिर आप यहाँ पे वही कर लो, पता है आपको वैल्यूज याद रह जाएंगी। 0 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। मैम ये ऑर्डर हाँ कैसे चल रहा है? पहले 90, फिर 270 हो गया, फिर नीचे जाके 180 हो गया। सॉरी 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 सॉरी, या 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, अब सही है। यस मैम। यहाँ पे 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड इट इज 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज -1। यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ठीक है, इन्हीं के बीच वैल्यूज ऑसिलेट करती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ लेट्स कम टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें करंट का अमाउंट बताता है कि किसी जगह कितना करंट है ना। ये तो काम करता है, स्मॉल करंट भी डिटेक्ट कर लेता है। आपको गैल्वेनोमीटर से एक मेजरिंग डिवाइस है करंट की, ये सुनो। यस मैम। अभी जो गैल्वेनोमीटर है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या चीजें चलती हैं, वो एक सिंपल सी बात है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। हाँ जिनिशा बोलो बेटा, मैम वो पूछ रहे हो? कंप्लीट। ओके ओके, एक सेकेंड। जो मतलब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही टॉर्क वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा, कि एक रोटेटिंग कॉइल है, एक ट्विस्टिंग कॉइल है, उसमें कितना टॉर्क फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाट गैल्वेनोमीटर्स प्रिंसिपल इज। ठीक है, तो टॉर्क NI AB sin थीटा, यही गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। MB sin थीटा, दिस इज व्हाट वी ऑल नो, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। चलो बढ़िया। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर की कहानी है, कुछ ऐसा गैल्वेनोमीटर दिखता है। ठीक है, ये मैग्नेट के पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। अब इन टर्मिनल्स के बीच में एक बहुत फाइन वायर से लूप बना के रखा है हमने, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने दिए हैं। देखो खाली एक लूप रख दो तो ये तो एक है, लेकिन इसके अंदर आप टर्न्स 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 देते चले जाओ, तो n नंबर ऑफ लूप्स हमने यहाँ पे दिए हैं। ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब होगा क्या कि इसमें जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे लूप में, है ना, टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो इसी कॉइल से, स्प्रिंग से अटैच्ड एक पॉइंटर होता है, वो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। समझ रहे हो? तो गैल्वेनोमीटर का आपने कभी डिब्बा सा देखा हो, तो उसमें ऐसे इस तरह से स्केल सा होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे एक निडल होती है जो इस तरह से घूमती रहती है। तो ये जो पॉइंटर है, ये बस हमको पॉइंटर दिखता है,
वो पॉइंटर इस स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और ये स्प्रिंग डिपेंड करती है डायरेक्टली कि कितना करंट है, समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा स्केल पे रीडिंग। इज दैट ओके? यस मैम। आप चाहो तो इसको ज्यादा डीपली मतलब मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझ लोगे ना तो इन द एंड जो इसकी चीजें थोड़ी बहुत है वो समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखो, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, जो जो फाइन वायर है और जो स्प्रिंग है उनमें भी तो ट्विस्ट आएगा ना। इमेजिन करके देखो, जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी, ये स्प्रिंग और ये वायर, इन दोनों में भी टर्निंग ट्विस्ट, इनमें मतलब टॉर्क जनरेट होगा कि नहीं? एक नॉर्मल हमारा वायर है, वायर पे कोई ब्लॉक है, आप ब्लॉक घुमाते हो तो ये वायर भी तो एक टॉर्क दिखाता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? यस वही मैम। सिंपल चीज होगी। देखो उन्होंने वही दिखाया है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप एक्सटर्नली टॉर्क प्रोवाइड कराओ तो इस वायर पे अपने आप एक रीस्टोरिंग टॉर्क आता है। रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब एक ऐसी चीज जो वापस ओरिजिनल पोजीशन में ही आने की कोशिश करेगी। वेरी सिंपल थिंग है ना, वर्ड ही खुद बोल रहे हैं रीस्टोर। रीस्टोर व्हाट? जो ओरिजिनल था वो सारा एट्रीब्यूट वापस से रीस्टोर करना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ दो टॉर्क है, एक टॉर्क विच यू अप्लाइड या विच वी अप्लाइड, एक टॉर्क जो रीस्टोरिंग हो रहा है, राइट? दो टॉर्क है हमारे पास यहाँ। अब देखो, एक टोरिशनल कांस्टेंट होता है जिसको हम सी बोलते हैं। अब सी क्या है? 1 डिग्री पे प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क। 1 डिग्री पे अगर सी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, 2 डिग्री पे 2 सी, तो किसी फाई एंगल पे सी फाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, ठीक है। सी है बेटा एक टोरोशनल कांस्टेंट, यानी कि ये हर मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। उस मटेरियल का अपने एक प्रॉपर्टी की वो कितने एंगल पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, बट दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। तो इसलिए बोला कि 1 डिग्री पे जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वही क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, 1 डिग्री पे सी, 2 डिग्री पे 2 सी, 3 डिग्री पे 3 सी, 5 डिग्री पे C5। इज दैट कूल? मैम जो ये टॉर्शनल कांस्टेंट है इसको हम सी की जगह के भी लिख सकते हैं? नहीं, मतलब यूजुअली बुक्स में मिलेगा नहीं, सी ही ज्यादा मिलता है। लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या ही दिक्कत है, बट बुक्स में सी ज्यादा मिलेगा। ठीक है ओके मैम। ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको पता है, आपने अभी पढ़ा कि करंट बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा। अब लगातार अगर करंट बढ़ा रहे हो तो टॉर्क भी बढ़ रहा होगा, और बढ़ते बढ़ते रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क एक दूसरे के बराबर आ गए होंगे। ठीक है, हम अभी इस सिचुएशन से आगे चलेंगे। ये चीज समझ में आई? हम्म, यस मैम। जैसे, हाँ, जैसे जैसे आप टॉर्क बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे, टॉर्क बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अप्लाइड टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, राइट? बस देखो, यही सिचुएशन है जो इंपॉर्टेंट है। अब अप्लाइड टॉर्क ये था, रीस्टोरिंग टॉर्क ये था, दोनों को उन्होंने बराबर रख दिया और करंट का एक फैक्टर निकाला 5/sin थीटा। देखो, सी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, वेरिएबल 3 रहे, और करंट का हमें डिपेंडेंसी देखना है। तो करंट 5 पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट ओके? अब लेकिन मुझे ना एक वेरिएबल चाहिए जिसपे करंट जो है डिपेंड करे, ताकि मैं उसको स्टडी करूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया? रेडियल फील्ड लगाया। रेडियल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, एक ऐसा फील्ड जहां एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। उस केस में आप देखो, साइन 90 इज गोइंग टू बी 1, है ना? तो ये हट गया यहां से, इसका डिपेंडेंसी खत्म, राइट? तो करंट सिर्फ और सिर्फ 5 पे डिपेंड करेगा। क्या चीज थोड़ी बहुत समझ आई? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब बस हमने वो चीज निकाल के ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। वी कुड हैव टू सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज एक करंट। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए 5/I निकालना होता है आपको। देखो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से साइन थीटा को 1 पुट कर दो, 5 का वैल्यू निकाल दो, 5/I का वैल्यू। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा NAB/C। अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो आप जब I की जगह V रख रहे हो, तो मतलब आपने यहाँ भी आपने R की मल्टीप्लाई कराई, यहाँ भी, तब IR वुड गिव यू V, है ना? तो यहाँ पे CR आ गया। समझ रहे हो? ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके,
मैम सही है आर सोनू। रेजिस्टेंस है ना? नहीं बेटा, आर रेसिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है। हाँ मैम रेजिस्टेंस। अच्छा रेसिस्टेंस ही बोला था आपने, हाँ रेसिस्टेंस है। मैम एक बार ऊपर ऊपर से बता दो ये कैसे आया है। देखो कोई इसमें ऊपर ऊपर वाली बात नहीं, कोई ये रहा यहाँ से आया है। एन आई ए बी साइन थीटा सी फाई है ना, यस मैम। इसमें साइन थीटा को 1 रख दिया, सी फाई, यहाँ से फाई बाई आई का वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है बताओ। मैम स्क्रीन फ्रीज हो, नहीं मैम दिख रहा है। हाँ दिख रहा है यहाँ पे साइड में, ये आ गया ना फाई बाई आई, देखो। यस मैम। बस दोनों तरफ नीचे आर की मल्टीप्लाई करा दो तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मिल जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, मैम वैसे सेंसिटिविटी होती क्या है? ये होता है कि कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज को भी वो मतलब लाइक डिटेक्ट कर लेता है, कि आपने छोटा सा डिफ्लेक्शन किया उसने वो भी डिटेक्ट कर लिया, तो कितना चीज डिवाइस कितनी सेंसिटिव है वो चीज है ये, ठीक है। ओके मैम। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट दिस स्लाइड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले से, कि क्या फॉर्मूला है, ये टॉर्क कितना होता है, वो वाली चीज मैंने आपको बताती चली हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर है कि शंट रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दो। अब शंट रेसिस्टेंस क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत 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 कम होता है। अगर रेसिस्टेंस बहुत 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 कम है गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो अब एक बात बताओ, सारा का सारा करंट छोटे वाले रेसिस्टेंस से पास हो जाएगा, तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के पास। तो आप यहाँ से ये चीज चेक कर सकते हो। फिर आप आईजी को मतलब क्या कर सकते हो, बेसिकली आईजी को आप सोच सकते हो कि कितने छोटे से करंट पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे आपको एक चीज सिर्फ ये बतानी थी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलली आपको शंट कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज एक आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, ये आप ध्यान रखोगे। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक। अब ऐसे ही हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हैवी रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ लगाना पड़ेगा। जब हैवी रेसिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो अगेन करंट बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करेगा नीचे, छोटा सा करंट जाएगा, है ना। हमारा गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट नहीं झेल पाएगा। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इंफिनिटी होता है। कितना हैवी? सबसे ज्यादा हैवी, इंफिनिटी। समझ रहे हो? ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? मैम एक बार स्लाइड करना। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है। डन मैम। ओके, इसके नीचे वाली स्लाइड भी नोट कर ली? यस मैम। ठीक है, सो दैट्स इट। यही हमारा आज का टॉपिक था, गैल्वेनोमीटर तक का। और आई गेस ठीक है, इतना बहुत था। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी बुक का ना एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसके बाद तो मैग्नेटिज्म और ईएमआई जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने अभी तक नहीं अच्छे से तैयारी करी है या नहीं अच्छे से पिछले वाला कर रहे हो, वैसे तो हर वीकेंड टेस्ट आपको पूरे ही सिलेबस का मिल रहा है, तो मेक श्योर करना कि थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि अब ये चीजें ना बिल्कुल लिंक में चलेंगी। अब आपको चैप्टर ऐसे समझ में चलेगा कि आपको मैग्नेटिज्म अच्छे से आता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से आता है। अब उनका जो कॉम्बो बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वो
ऐसा मान के चलता है कि आपको अच्छे से सारी चीजें आती है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो एक दो बार ये नोट्स थे ना, गो थ्रू हो लेना। मैं ये वाले नोट्स अभी जस्ट लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगी, ठीक है। EMI से पहले ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ओके मैम। क्योंकि मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो अभी इसके बाद वाला आएगा ना, 5th चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजों के ही फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ चीजों की प्रॉपर्टीज हैं। वो एक लेक्चर का चैप्टर है बस, ठीक है। ओके मैम। एग्जैक्टली, तो आप वो चीज कर लीजिएगा। बाकी योर क्लास इज ओवर, सो यू कैन लीव द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अभी तो तुम्हारा टेस्ट से टाइम लगेगा, पर फिर भी अभी से करने की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा करो।